हेलो एवरीवन। अपने एंशियंट इंडियन एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने वैदिक सभ्यता एवं महाजनपद काल को पढ़ना शुरू किया है और इसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 भाग को समाप्त कर लिया है। यह इसका चौथा और अंतिम भाग है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं अंग, चंपा, इसका मतलब महाजनपद और उनकी राजधानियां दी गई हैं। फिर वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कोसल की राजधानी अहिच्छत्र और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे सी होगा। कोसल की राजधानी अहिच्छत्र नहीं थी, बल्कि कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। बाकी अंग की राजधानी चंपा, वत्स की कौशाम्बी और मत्स्य की विराटनगर थी। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? ऑप्शंस हैं काशी के, अवंती के, अंग के या फिर वज्जी के। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंड प्रद्योत अवंती राज्य के राजा थे। चंड प्रद्योत समकालीन थे। ऑप्शंस हैं बिंबिसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के, गौतम बुद्ध के या फिर विक्रमादित्य के। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंड प्रद्योत गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजा का नाम दिया गया है और सूची 2 में वह किस राज्य से संबंधित थे। सबसे पहले हैं प्रद्योत, फिर उदायन, फिर प्रसेनजीत और चौथे हैं अजातशत्रु। इधर राज्य का नाम है मगध, वत्स, अवंती और कोसल। सबसे पहले हम चंड प्रद्योत की बात करेंगे। तो प्रद्योत अवंती के राजा थे, तो ए का सही मैच क्या हो जाएगा? ए का तीसरा। इसके बाद उदायन की बात करें तो उदायन वत्स के राजा थे, तो बी का क्या होगा? बी का होगा दूसरा। ये उदायन वो नहीं है जो मगध साम्राज्य के हैं, ये दूसरे हैं। प्रसेनजीत जो हैं वह कोसल राज्य के राजा थे, तो सी का हो जाएगा चौथा। वहीं अजातशत्रु की बात करें तो वह मगध के सम्राट थे, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा पहला। सही मैच क्या होगा? 3, 2, 4, 1। ए का 3 नहीं है, इसमें गलत हो जाएगा। ए का 3 नहीं है, गलत हो जाएगा। ए का 3 सही है, बी का 2 ये भी सही है, सी का 4 ये भी सही है और डी का पहला, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महाजनपद का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनकी राजधानियाँ। पहला है कुरु, दूसरा है पंचाल, तीसरा है कोसल, चौथा है वत्स। इधर श्रावस्ती, कौशाम्बी, अहिच्छत्र और हस्तिनापुर। सबसे पहले हम अगर कुरु की बात करें तो कुरु की राजधानी हस्तिनापुर थी, तो ए का सही मैच क्या होगा? ए का सही मैच होगा चौथा। इसके बाद पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, तो बी का क्या होगा? बी का होगा तीसरा। अगर बात करें पंचाल की, तो पंचाल की 2 राजधानियां थी, एक उत्तरी राजधानी थी और एक दक्षिणी राजधानी थी। इसकी उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र थी और अगर दक्षिणी राजधानी की बात करें तो दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य थी। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पांचाल की उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य थी। इसके बाद अगर कोसल की बात करें तो कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती, तो सी का क्या हो जाएगा? सी का पहला। और वहीं वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, तो डी का दूसरा। सही मैच क्या होगा? 4, 3, 1, 2, अर्थात ए का चौथा। ए का चौथा इसमें नहीं है तो गलत हो जाएगा। ए का चौथा इसमें भी नहीं है, गलत हो जाएगा। ए का चौथा इसमें है, तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का दूसरा, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी महाजनपदों और उनकी राजधानियों की लिस्ट दी है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, गिरिव्रज या राजगृह, वैशाली या फिर चंपा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगृह थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगृह को किसने बनाया था, किस शासक ने? कमेंट में आंसर जरूर करें। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शंस हैं ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में, ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी में, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में या फिर ईस्वी पूर्व 1ली शताब्दी में। तो अगर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की बात करें तो इसका उत्कर्ष बिंबिसार के काल में हुआ, और बिंबिसार का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 544 ईस्वी पूर्व में उसने शासन प्रारंभ किया था।
इस हिसाब से अगर शताब्दी की बात करें तो 5 से आगे जा रहा है तो कौन सी शताब्दी होगी? 6वीं शताब्दी होगी। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। आपको मैं फिर से बता दूं शताब्दी की गणना कैसे की जाती है। मान लीजिए 112 वर्ष दिया गया है, तो पूछा जाए कि यह किस शताब्दी में है, तो यह दूसरी शताब्दी में होगी। क्यों? क्योंकि 100 वर्षों के समय को क्या कहते हैं? एक शताब्दी कहते हैं। और अगर 100 से एक वर्ष भी अधिक हो गया तो वह दूसरी शताब्दी गिना जाएगा। वैसे ही अगर पूछा जाए 1728 यह किस शताब्दी में है, तो यह 17वीं शताब्दी में नहीं है, बल्कि यह 18वीं शताब्दी का वर्ष माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? ऑप्शंस हैं गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, राजगृह या फिर कौशाम्बी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। बाकी गिरिव्रज, पाटलिपुत्र और राजगृह ये तीनों ही मगध साम्राज्य की राजधानियां रही हैं। आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना या फिर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सबसे पहले किस शासक ने बनाया था? कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित में से किसे सेनिया या फिर नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ऑप्शंस हैं बिंबिसार को, उदयन को, अजातशत्रु को या फिर शिशुनाग को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंबिसार को सेनिया या फिर नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। मगध साम्राज्य का यह शासक हुआ जिसने बड़ी मात्रा में नियमित और अस्थायी सेनाएं रखी। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक या फिर राहुला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवक राजा बिंबिसार के दरबार में चिकित्सक थे और राजा बिंबिसार ने बुद्ध की सेवा में जीवक को भेजा भी था। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया? ऑप्शंस हैं अजातशत्रु ने, कालाशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर उदयन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु ने सबसे पहले वज्जी संघ के विरुद्ध पहली बार रथ मूसल नामक यंत्र तथा महाशिलाकंटक नामक यंत्र प्रयोग किया। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शंस हैं बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या फिर नागदशक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु वह शासक था जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया, तो और इसी कारण इसे पितृहंसा भी कहा गया और इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया। और ठीक इसी तरह से अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी और खुद सम्राट बन गया। तो बिंबिसार को मार के अजातशत्रु शासक बना और अजातशत्रु को मार के उदयन शासक बना। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शंस हैं अनिरुद्ध का, बिंबिसार का, उदयन का या फिर नागदशक का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके खुद सत्ता हथिया ली थी। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं उदयन, बिंबिसार, अशोक या फिर महापद्म नंद। तो पाटलिपुत्र राजधानी की स्थापना उदयन के द्वारा की गई। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उदयन। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश हर्यक वंश था। दूसरा कथन है बिंबिसार हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें तो मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश हर्यक वंश था, ये बात बिल्कुल सही है। मगध साम्राज्य का पहला वंश हर्यक वंश था, तो स्टेटमेंट 1 इज राइट। दूसरा स्टेटमेंट है बिंबिसार हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक नीति के द्वारा किया और इस तरह से मगध साम्राज्य का उसने विस्तार किया और उसको सुदृढ़ किया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शंस हैं बिंबिसार के, उदयन के, अजातशत्रु के या फिर शिशुनाग के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशुनाग के शासनकाल में मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ और इसने मालवा क्षेत्र को भी मगध साम्राज्य में मिलाया।
राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? ऑप्शंस हैं खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या फिर धनदेव का अयोध्या अभिलेख। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर राजा नंद या फिर महापद्म नंद की बात करें तो इन्होंने कलिंग को भी जीत लिया था जो कि उड़ीसा में था, और वहाँ से एक जैन मूर्ति भी अपने यहाँ लाए थे, और फिर कलिंग में ही इन्होंने नहरों का निर्माण भी कराया था जिसका उल्लेख खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं बिंदुसार, कालाशोक, अजातशत्रु या फिर महापद्म नंद। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। महापद्म नंद को अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता था। महापद्म नंद के कई उपनाम हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इसको एकराट भी कहा जाता था। इसके अलावा महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक भी कहा जाता था। इसके अलावा इसको उग्रसेन भी कहा जाता था और अपर परशुराम भी कहा जाता था। तो ये चारों नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या फिर भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ऑप्शंस हैं महापद्म नंद को, घनानंद को, शिशुनाग को या फिर बिंबिसार को। तो पीछे मैंने बताया महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता था, एकराट कहा जाता था, इसके अलावा सर्वछत्रांतक कहा जाता था और अपरसो परशुराम भी कहा जाता था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं महादीन, नंदीवर्धन, घनानंद, कालाशोक या फिर नागार्जुन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए महानंदिन। महानंदिन होगा यहाँ पे, या फिर नंदीवर्धन जिसको कि महापद्म नंद भी कहा जाता था, वही नंद वंश के संस्थापक थे। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शंस हैं महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और इसी के समय सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहली सूची में शासक का नाम दिया गया है और दूसरी सूची में वह किस वंश से संबंधित थे? बिंबिसार, कालाशोक, महापद्म नंद और चंद्रगुप्त मौर्य। इधर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और नंद वंश। तो बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का पहला। वहीं कालाशोक की बात करें तो कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था, तो बी का दूसरा। बात करें महापद्म नंद की तो इसने नंद वंश की स्थापना की थी, तो सी का चौथा। और वहीं बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो डी का क्या हो जाएगा? तीसरा। सही मैच क्या होगा? 1 2 4 3, अर्थात ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो ए का पहला इसमें है तो हो सकता है बी का दूसरा भी है, सी का चौथा नहीं है, गलत हो जाएगा। ए का पहला इसमें है, हो सकता है बी का चौथा, बी का दूसरा नहीं है, गलत हो जाएगा। ए का पहला इसमें है, बी का दूसरा भी है, सी का चौथा भी है और डी का तीसरा। सी इज द राइट आंसर। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के किस वंश के राजाओं ने किया था? ऑप्शंस हैं हखमनी वंश ने, तुरानी वंश ने, अफरासियाबी वंश ने या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए हखमनी वंश के शासकों ने सबसे पहले भारत पर ईरानी आक्रमण किया, और सबसे पहला आक्रमण करने वाला कौन था? दारा प्रथम, जिसको कि इंग्लिश में डेरियस फर्स्ट भी कहा जाता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शंस हैं 326 ईस्वी पूर्व, 332 ईस्वी पूर्व, 328 ईस्वी या फिर 323 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था, और जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उस समय मगध का राजा घनानंद था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शंस हैं महापद्म नंद, संकल्प, घनानंद या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर होगा ऑप्शन बी घनानंद उस समय मगध का सम्राट था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। हाइडेस्पेसस या फिर वितस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, उसका युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? ऑप्शंस हैं सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सिकंदर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, बिंबिसार एवं अजातशत्रु के मध्य या फिर उदयन एवं घनानंद के मध्य। तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो सबसे पहले उसने अपना आक्रमण इन उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पे किया, और इस समय तक्षशिला का जो शासक था आम्भी था और
पोरस था। तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उस समय इन दोनों में सहमति नहीं हो पाई, अर्थात इन्होंने मिलकर सिकंदर का सामना नहीं किया, जिस वजह से सिकंदर आसानी से इन क्षेत्रों पे विजयी हो गया। आम्भी ने बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जब सिकंदर ने पोरस से युद्ध लड़ा तो पोरस ने काफी डट के सिकंदर का सामना किया। यद्यपि पोरस तो युद्ध में हार गया, लेकिन सिकंदर इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि सिकंदर ने सम्मानपूर्वक इसके पूरे राज्य को वापस कर दिया। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे, जिसको कि हाइडेस्पस या फिर वितस्ता भी कहा जाता है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन हैं नंद वंश का, शुंग वंश का, मौर्य वंश का या फिर कण्व वंश का। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उत्तर भारत पर मगध साम्राज्य के शासक घनानंद का शासक था, जो कि नंद वंश से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ऑप्शन हैं निर्याकस, डाइमेकस, ओनेसिक्रिटस या फिर अरिस्तिबुलस। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, बल्कि डाइमेकस तो बिंदुसार के काल में भारत आया। और बिंदुसार क्या था? यह मौर्य वंश का शासक था, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बाकी निर्याकस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टिबुलस ये सब सिकंदर के साथ भारत आए थे। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने वैदिक सभ्यता एवं महाजनपद काल से संबंधित बनने वाले सभी एमसीक्यूज को समाप्त कर लिया है। आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको इन सब क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग अपने एंशिएंट हिस्ट्री के चौथे टॉपिक 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के धार्मिक आंदोलनों को शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।